इस साल गेहूं की पैदावार बम्पर निकलेगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम पिछले दिनों से बना हुआ है दोस्तों, लंबी ठंड चल गई है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा गेहूं की पैदावार बम्पर निकलेगी। लेकिन जो हमारे फर्ज हैं, दायित्व हैं, उनको भी हमें निभाना पड़ेगा दोस्तों। वो ज़्यादा नहीं है, 3 है, तो तीनों को दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली हमें इस समय हमारी फसल में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना नमी का। हमारे फसल में, गेहूं की फसल में, जहाँ तक भी जड़ क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर तक भी गेहूं की जड़ें गई हुई हैं, आप वहाँ से उंगली मार के देखें मिट्टी में कि वहाँ तक नमी है या नहीं है। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों हल्की सिंचाई अपने गेहूं में कर दें, क्योंकि अगर जो इस समय गेहूं में सूखा लग गया तो दोस्तों उससे दाना पिचक जाएगा और फिर पैदावार घट जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि हमें गहरी सिंचाई भी नहीं करनी है, यानी कि ज़्यादा पानी भी खेत में नहीं छोड़ना है दोस्तों। 20 साल का मेरा अनुभव है। मैंने देखा है कई बार किसान फिर बाद में पछताते हैं, यार मैंने एक पानी कम दिया या फिर उस समय पानी दे देता तो मेरी पैदावार और ज़्यादा बम्पर हो जाती, जो और ज़्यादा अच्छी हो जाती दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर जो हमने सोक्का लगा करके पानी दिया तो वो गेहूं की जो जड़ें हैं दोस्तों वो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और कमज़ोर हो जाएगी, और जैसे ही हम उसमें पानी देंगे फिर वो गेहूं गिर जाएगा दोस्तों। तो आप सिंचाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, हल्की सिंचाई करते रहे, और खेत में नमी की बना रहना भी दोस्तों ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्प्रे की। देखिए, आप पहली बात तो एक मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये अटरम शटरम तो स्प्रे कीजिएगा मत, जिस तरह से हम लगे पड़े हैं। इसका जिंक का भी कर दो, मैग्नीशियम का भी कर दो, इसका भी कर दो, फलाने का भी कर दो। लेकिन दोस्तों वो चीज़ें सब ठीक नहीं है। हमें जो चीज़ पोषण में इस समय ज़रूरी है गर्भावस्था के दौरान, वो सबसे ज़रूरी होती है दोस्तों पोटाश। गर्भावस्था के दौरान बालियाँ निकलने के समय, बालियाँ बनते वक्त, दाना बनते वक्त सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ काम निभाती है वो होती है दोस्तों पोटाश। अगर जो हमारी फसल गर्भावस्था में है, यानी कि अभी उसमें नीचे बालियाँ निकल रही, मतलब बालियाँ बन रही हैं, लेकिन अब बालियाँ निकली नहीं है दोस्तों, तो हमें उसमें एक स्प्रे वाटर सोल्यूबल 05234 का करना चाहिए दोस्तों। वो 1 एकड़ 8 कनाल में 1 किलो 05234 ले लेना, और दोस्तों उसके साथ में आपको 150 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ 8 कनाल में इसका स्प्रे करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो आपके खेत में कोई बीमारी का संदेह है, तो उस अवस्था में आप प्रोपिकोनाजोल 25% EC 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर पानी 200 ml दवाई 1 एकड़ में 8 कनाल में दोस्तों, उसका भी आप 05234 के साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो बात आती है स्प्रे की, तो हम एक चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि बालियाँ निकलते वक्त हमें स्प्रे उसमें बिल्कुल नहीं करना दोस्तों गेहूँ में, नहीं तो हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस समय बालियों के ऊपर, हम देसी भाषा में कहते हैं बुर, पीले रंग के कण होते हैं दोस्तों, वो नर कण होते हैं, और वो दाने के अंदर गिरते हैं, तब तभी जा करके उसका पोलिनेशन होता है और उससे दाना बनता है। अगर जो हम उस पीले बुर की अवस्था में दोस्तों अगर जो स्प्रे कर देंगे, तो उससे हमें वो बुर धुल जाएगा और हमें पैदावार में दोस्तों गंभीर हानि होगी। दूसरा दोस्तों, अगर जो कोई ज़्यादा परेशानी की बात है, यानी कि कोई खेत में ऐसी बीमारी आ गई है कि हमें तुरंत स्प्रे की जरूरत है, तो सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर के दोस्तों 11 बजे तक पोलिनेशन का टाइम होता है, यानी कि उस समय गेहूं का दाना
खुलता है और उसके अंदर वो पीले रंग का जो कण है वो उसके अंदर गिरता है। सवेरे 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक पोलिनेशन का टाइम होता है दोस्तों। उसके बाद वो दाना बंद हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर जो हमें इस समय एक अलर्ट हो रहा है, हमारे खेत में पीला रतवा, भूरा रतवा या दोस्तों जो काला रतवा, अगर जो हम देखेंगे तो अगर जो बालियों को ऐसे बीच में पकड़ के, जैसे ये बाली है दोस्तों, और इसको ऐसे पकड़ के अगर जो ऐसे करेंगे तो हमारा अंगूठा और उंगली दोनों पीले रंग का पाउडर इस पर लग जाएगा। या फिर हम उसमें बीच में से निकलेंगे दोस्तों, गेहूं में घूमेंगे तो हमारे कपड़ों पर भी पीला पाउडर लग जाएगा दोस्तों। तो वो समझ लेना कि आप इसमें पीले रतुए का अटैक है। अभी प्रश्न उठता है कि कौन सी वैरायटी का ज़्यादा पीले रतुए की बीमारी आने की संभावना है। तो दोस्तों उनमें शामिल है HD 2967, HD 2851 और भी वैरायटी है दोस्तों जो उनसे 3 से 4 साल पुरानी है। वे पीले रतुए की आने की इसमें संभावना ज़्यादा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, मैंने अपने 20 साल के अनुभव में देखा है कि जो बीमारी है, जो फंगस है, बेशक हमें बोल दिया जाता है कि ये उस बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसमें है, यानी कि वो बीमारी हमारे गेहूं में नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपकी कोई सी वैरायटी हो, आप कृपया करके अपने खेत का निरीक्षण करते रहे। और दोस्तों अगर जो बीमारी रतुए के संबंधित अगर जो कोई बीमारी आपको अपने खेत में मिलती है तो उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया प्रोपिकोनाजोल 25% EC 1 ml 1 लीटर पानी में मिला करके दोस्तों में 200 लीटर पानी और 200 लीटर दवाई 200 ml दवाई दोस्तों प्रोपिकोनाजोल। इस बीमारी की अवस्था में हमको 200 लीटर पानी का स्प्रे दोस्तों 8 कनाल में 1 एकड़ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कम पानी रखा तो कई हिस्सों पर दोस्तों दवाई पहुंच नहीं पाएगी और वो बीमारी जो है फैलनी नहीं रुकेगी। और मैं आपको सलाह दूंगा, अगर जो आपके खेत में पीले रतुए की ज़्यादा शिकायत है तो आप अपने लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सूचित करें, क्योंकि वहाँ से आपको और भी ज़्यादा मदद मिल सकती है। कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले एक बार उनसे ज़रूर मिले दोस्तों। और आपके साथ साथ आसपास के जो किसान हैं उनका भला हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी जो है अगर जो हमारे खेत में है, जरूरी नहीं है दोस्तों वो हमारे पड़ोस के खेतों में भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक छोटी मोटी बात हो रह गई है। उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मेरा जो सच्ची और सटीक जानकारी जो है दोस्तों मैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। और ज़्यादा कभी भी आपसे वादा करता हूँ मैं, अगर जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप गलत, जिस दिन मेरे कमेंट में कोई ये बोल देगा कि भाई ये जानकारी गलत है, उससे अगले दिन मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे ये वीडियो और भी किसानों के साथ पहुंचती है। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, उससे भी ये वीडियो दूसरे किसानों के साथ दोस्तों पहुंचती है। उसके बाद दोस्तों बात आती है बोरोन की। बोरोन का स्प्रे करने में भी लोग अंधाधुंध लगे हुए हैं, लेकिन मैं बोलूँगा ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, यानी कि एक तो होता है तत्व ऐसा जो हमारे पौधे को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो तत्व हमारे पौधे को मीडियम चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म तत्व। और जो हमारे पौधे को बिल्कुल कम मात्रा में चाहिए होता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हम अति सूक्ष्म तत्व। तो दोस्तों इसमें बोरोन के बारे में जो मेरे निजी अनुभव हैं, जो मैंने खुद भी स्प्रे किया है और भी जो करते थे यार दोस्त स्प्रे, तो 20 साल का मेरा अनुभव करता है दोस्तों। बोरोन से हमको हानि भी हो सकती है। जिस तरह से अंधाधुंध हम बोरोन का स्प्रे कर रहे हैं, आपको अगर जो खेत में कमी नहीं दिखाई पड़ रही बोरोन की, तो दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है आपको बोरोन का स्प्रे करने की। लेकिन आपको अगर जो कुछ
स्प्रे करना ही है तो आप खाली बोरोन का स्प्रे करें और कहीं भी डबल फुहारा ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ही अपने खेत में स्प्रे करें। यानी कि आपको अगर जो आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दोस्तों उसको बोरोन को हमने प्रयोग करना है। यानी कि अगर जो हम 150 लीटर पानी ले रहे हैं तो 75 ग्राम से ज़्यादा निकलना दोस्तों। मैंने उसमें कई वीडियो में देखता हूँ मैं कि वो 100 लीटर में 100 ml बता देते हैं दोस्तों, लेकिन गलत है वो। अगर जो आपने 100 लीटर पानी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम बोरोन लीजिए आप उसमें। अगर जो आप ऐसा नहीं करोगे तो बोरोन जो हमारे खेत में जाएगा वो टॉक्सिक हो जाएगा। अगर जो हमारे खेत में पहले से ही ज़्यादा बोरोन है खेत में, तो भी दोस्तों अगर जो हम बोरोन का स्प्रे करेंगे तो भी उसमें जो है ज़्यादा मात्रा स्प्रे होने से उसमें खेत में बर्निंग आ सकती है। बर्निंग इस समय में दोस्तों अगर जो बर्निंग आ गई यानी कि पत्तियाँ पीली हो गई या पत्तियाँ जल गई तो दोस्तों ये मान लेना कि आप 60% फसल गई। तो दोस्तों एक बारी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। और मैं आपसे वादा करता हूँ एक सच्ची और अच्छी जानकारी के लिए। तो दोस्तों मैंने बताया आपसे कि हमें गेहूं की बालियां निकलते वक्त कोई भी स्प्रे उसमें नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों अवस्था आती है दूध बढ़ने की। जब दाना बन रहा होता है, जब दाने के अंदर दूध बनने लग जाता है, तो उस समय अगर जो हमें स्प्रे करना है दोस्तों उसमें, तो उस समय पे भी पोटाश ही एक ऐसा तत्व है जो उस समय ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कि 0,050 सल्फेट और पोटाश का हमें अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। अगर जो प्रोपिकोनाजोल 25% EC 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से जो हम 200 ml दवाई 200 लीटर पानी में दोस्तों मिला लेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों मेरा जो अनुभव है तो मैं तो ये बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि बालियां निकलते वक्त दोस्तों पौधे में बहुत सारी फंगस ऐसे होती है जो एकदम से पौधे के ऊपर अटैक करती है और वो जब तक दाना बनता रहता है तब तक वो अटैक करती है। तो इसलिए हमें प्रोपिकोनाजोल का एक स्प्रे, प्रोपिकोनाजोल 25% EC का एक स्प्रे दोस्तों अपने खेत में जरूर करना चाहिए। क्योंकि उससे मैंने देखा है कि मेरे खेत में गेहूं में पैदावार उससे बढ़ती है। जिन खेतों में मैंने नहीं किया था और जिन खेतों में दोस्तों मैंने किया था उसमें पैदावार में दिन रात का अंतर था। और दोस्तों अगर जो बालियां निकल रही हैं और उसमें दूध की अवस्था है तो दोस्तों उसमें आप उस समय पे 0,5-34 का स्प्रे नहीं करना। उसमें हमें करना है स्प्रे सल्फेट और पोटाश का, यानी कि 0,050 का स्प्रे दोस्तों हमें उसमें करना है। उसके बाद दोस्तों अब अगर जो हम किसी भी खाद का साथ दवाई के साथ मिला करके स्प्रे करते हैं तो हमें ये ध्यान देने योग्य बात क्या है कि हमें दोनों दवाइयों का जो है, जैसे प्रोपिकोनाजोल और आपको कोई न्यूट्रिएंट का पोषक का तत्व का स्प्रे करना है तो दोनों को दोस्तों अलग अलग घोलिएगा और टंकी में एकदम डाल लीजिएगा दोनों को इकट्ठा, लेकिन घोल दोनों का अलग अलग बनाना चाहिए जैसे मेरा अनुभव है दोस्तों। तो दोस्तों अंत में मैं सिर्फ आपको एक बात कहूँगा कि जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे स्प्रे में लगे रहे अपने खेत में, भाई इसका भी कर दो इसका भी कर दो। सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से जो है जो मेन रोल निभाता है खेत में वो निभाता है दोस्तों पोटाश। अगर जो और किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, पौधा सूख रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन की कमी भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे बता दूंगा दोस्तों आपको कि आपके खेत में क्या कमी है। तो उसके लिए आपको वो भी 1% संभावना रहती है दोस्तों कि किसी चीज़ की माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपके खेत में कमी आए। तो उसके लिए आप लोग को कृषि अधिकारी से मिलिएगा
क्योंकि मैं तो आपको यहाँ बता के चले जाऊँगा, लेकिन आपका उससे फायदा दोस्तों नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो ये पोटाश जो होती है 0.34 में भी 34% पोटाश होती है, और 0.050 में भी 50% पोटाश होती है दोस्तों। ये तो गेहूं के लिए फायदेमंद है। और प्रोपिकोनाजोल दोस्तों मैंने बताई है आपको, ये बहुत सारे फंगस रोगों को रोकती है। तो इसलिए प्रोपिकोनाजोल 25% ECB ये भी दोस्तों हमारी फसल के लिए फायदेमंद है। और भाई आखिर में मेरी बात सुन लो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और अपने भाई का जो है मनोबल बढ़ाओ। आपसे मेरी यही इच्छा है। और दोस्तों अगली वीडियो सब्जी के ऊपर आएगी कि हम फरवरी माह में 15 फरवरी से कौन सी सब्जी हम बो सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मक्के के बारे में भी जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि जो खेती हम करते हैं मैं हर खेती की जानकारी आपको दूंगा। और खेत में ना जा पाने की कुछ दोस्तों मेरी मजबूरियां हैं, वो चलो मैं कोशिश करूँगा, फिर भी मैं खेत में जा कर के आपको दिखाऊं, समझाऊं कि ये फसलें हैं, देखिए कैसे हो रहा है कैसे नहीं हमारे खेत में। तो दोस्तों आपको वीडियो सब्सक्राइब करनी है, ये मेरा आपसे निवेदन है। यूँ मेरा भाई कर दो सब्सक्राइब इसमें। और आप बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी को राम राम, जय जवान जय किसान साथी, धन्यवाद। अगर तो आपका इस संबंध में कोई भी प्रश्न आ जाए दोस्तों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और राम राम सभी को, जय जवान जय किसान दोस्तों।